जॉय स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए लेकर के आए हैं आईआईटी जेईई 2024 एग्जामिनेशन के लिए लेक्चर नंबर 3 बूस्टर मॉड्यूल हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। आइए आज का वीडियो लेक्चर सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज जैसा कि है हम लोग यूनिट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी तक यूनिट 1 कंप्लीट हो चुका है। यूनिट 1 में 2 वीडियो लेक्चर्स ऑलरेडी हमने कवर कर चुका है और यूनिट 2 आज स्टार्ट हो रहा है और ये लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर को मैं चेंज नहीं किया हूं, लेक्चर को कंटिन्यू किया हूं, ठीक है ना। मैं चाहता तो लेक्चर नंबर 1 यहां पर लिख सकता था, बट आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, इसीलिए मैंने यहां पर लेक्चर नंबर 3 लिखा है। रियल एनालिसिस का टॉपिक है एलिमेंट्री सेट थ्योरी। तो आइए आज का जो हम लोग का टारगेट रहेगा वो टारगेट आपको बहुत ध्यान से सुनना है ना, इसको नोट करते हुए जाना है। जो टारगेट है आज हम लोग का वो है एक्सियोम्स ऑफ रेगुलेटरी। आज हम लोग सबसे पहले एक्सियोम्स ऑफ रेगुलेटरी पढ़ेंगे, इसके बाद एक्सियोम्स ऑफ चॉइस पढ़ेंगे, फिर रसल पैराडॉक्स पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और चौथा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स पढ़ेंगे। आइए आज का जो है कि ये सब टॉपिक से स्टार्ट किया जाए, है ना। देखिए आज सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं एक्सियोम्स ऑफ रेगुलेटरी, है ना। क्या पढ़ने वाले हैं? एक्सियोम्स ऑफ रेगुलेटरी। ये क्या होता है एक्सियोम्स ऑफ रेगुलेटरी, जरा समझिएगा। नो सेट कैन बिलोंग्स टू इटसेल्फ, मतलब कोई भी सेट अपने अंदर बिलोंग नहीं करेगा। देखिए यानी कि कोई भी सेट अपने अंदर बिलोंग नहीं करेगा। ये मैं इतना अच्छा डिटेल में आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूं ना, इतना कोई नहीं करवाएगा, है ना। क्योंकि मैं जब पढ़ता था तो मुझे जो डाउट होता था उसको मैं हिंदी में लिखता था, तो उससे क्या होता था कि बहुत समय कंज्यूम हो जाता था मेरा। मैं नहीं चाहता हूं कि आपको लिखने में समय कंज्यूम हो। आप मेरे से पूरा बना बनाया नोट्स ले लीजिए और जहां कहीं भी दिक्कत हो उसको पढ़ लीजिए, और ज्यादातर समय आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस में बिताइए। तो यहां पर क्या है, यानी कि कोई भी सेट अपने अंदर बिलोंग नहीं करेगा। कहने का मतलब एक्सियोम्स ऑफ रेगुलेटरी कहता है कि कोई भी सेट अपने अंदर बिलोंग नहीं करेगा, यानी कि कोई भी सेट अपना खुद का एलिमेंट नहीं होगा। अगर कोई भी सेट के अंदर कुछ अगर बिलोंग करता है तो वो उसका एलिमेंट होता है। कोई भी सेट अगर है ए, सपोज कीजिए अगर उसके अंदर कोई भी चीज या कोई भी मेंबर बिलोंग करता है तो उन मेंबर्स को एलिमेंट्स कहा जाता है। तो वही यहां पर कहा जा रहा है कि यानी कि कोई भी सेट अपना खुद का एलिमेंट नहीं होगा, है ना। दैट इज इफ ए इज एनी सेट, अगर ए कोई सेट है तो उस केस में ए खुद में बिलोंग नहीं करेगा, मतलब कोई भी सेट अपने अंदर बिलोंग नहीं करेगा। एग्जांपल देख लीजिए 1, 2, 3 ये एक सेट है और 1, 2, 3 इस सेट के एलिमेंट्स है। तो यहां पर ये कहना चाह रहे हैं कि अगर a बराबर 1, 2, 3 है तो ये कतई कभी भी नहीं होगा कि a बिलोंग्स टू a हो जाए, है ना। a बिलोंग्स टू a हो जाए, ये कभी नहीं होगा। इसका मतलब a डज नॉट बिलोंग्स टू a होगा, ठीक है। अब यहां पर क्या कहता है कि स्मॉल a, जैसे यहां पर स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c है ना, तो अगर स्मॉल a कैपिटल A में है, मतलब कि अगर a सेट है, ए सेट में a, b, c है, इसका मतलब हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल A, स्मॉल b बिलोंग्स टू कैपिटल A, स्मॉल c बिलोंग्स टू कैपिटल A। दैट इज यहां पर मैं लिख रखा हूं स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल A। इसको पढ़ते हैं a इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल A, स्मॉल a इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल A। आई होप बातें आपको समझ में आ रही होगी। आइए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। एक्सियोम्स ऑफ रेगुलेटरी आपको मैंने समझा दिया कि कोई भी सेट खुद का एलिमेंट नहीं होता है या फिर कोई भी सेट खुद में बिलोंग नहीं करता है। अब एक्सियोम्स ऑफ चॉइस पढ़ाएंगे। इसमें क्या करते हैं कि ढेर सारा सेट्स लेते हैं और उन सेट्स का कलेक्शन बनाते हैं। समझिएगा क्या है, देखिए यहां पर हम लोग करेंगे क्या कि इफ वी हैव कलेक्शन ऑफ नॉन एम्प्टी सेट्स, तो हम लोग का पास क्या होना चाहिए, कलेक्शन ऑफ नॉन एम्प्टी सेट्स होना चाहिए। ऐसे सेट्स होने चाहिए जिनके अंदर कुछ ना कुछ हो, मतलब एम्प्टी सेट नहीं होने चाहिए। वे कैसे सेट्स होने चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए, मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ तो हो। इफ वी हैव कलेक्शन ऑफ नॉन एम्प्टी सेट, है ना, वो सिंगलटन सेट भी हो सकता है। इफ वी हैव कलेक्शन ऑफ नॉन एम्प्टी सेट
देन वी कैन चूज वन एलिमेंट्स फ्रॉम ईच सेट। कहने का मतलब समझिएगा, हम लोग के पास एक जो है कि सेट है, सेट को हम लोग ऐसे दो कर्ली ब्रैकेट के अंदर दिखाते हैं। तो हम लोग क्या जानते हैं कि किसी भी सेट को एलिमेंट की तरह भी ट्रीट किया जा सकता है। तो इफ वी हैव कलेक्शन ऑफ नॉन एम्प्टी सेट, मान लीजिए ये पहला सेट है कलेक्शन के अंदर, ये दूसरा सेट है इस सेट के कलेक्शन के अंदर, ये तीसरा है, फिर ये चौथा है, पांचवा, फिर चलते रह रहा है। कलेक्शन ऑफ नॉन एम्प्टी सेट्स, हम लोग यहां पर एक पहला नॉन एम्प्टी सेट लिया, दूसरा लिया, तीसरा लिया, चौथा लिया, पांचवा लिया, हमने 5 ठो नॉन एम्प्टी सेट लिया है। इसी प्रकार से आप बहुत सारे जितना खुशी आप ले सकते हैं। तो इसी प्रकार से आप जो है कि नॉन एम्प्टी सेट बनाइए और नॉन एम्प्टी सेट को कलेक्ट कीजिए, कलेक्शन कीजिए, है ना, कलेक्शन ऑफ नॉन एम्प्टी सेट, कलेक्शन ऑफ नॉन एम्प्टी सेट्स है। अब यहां पर ये जो सेट्स है, ये जो सेट्स है, ये एक प्रकार का क्या है, ये कैसा ट्रीट हो रहा है, ये एक प्रकार का एलिमेंट्स की तरह ट्रीट हो रहा है। पहला सेट भी एलिमेंट की तरह ट्रीट हो रहा है, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी, पांचवा भी। तो एक्सियम्स ऑफ चॉइस कहता है कि अगर आप कलेक्शन ले रहे हैं नॉन एम्प्टी सेट्स का, तो उन सेट्स के कलेक्शंस में प्रत्येक सेट्स में से आप एक कम से कम एलिमेंट चूज कर सकते हैं। देखिए वही यहां पर लिखा है, इफ वी हैव कलेक्शन ऑफ नॉन एम्प्टी सेट, इफ वी हैव कलेक्शन ऑफ नॉन एम्प्टी सेट, देन वी कैन चूज वन एलिमेंट फ्रॉम ईच सेट। मतलब हर एक सेट से तब आप एक कम से कम एक एलिमेंट जरूर चूज कर सकते हैं, कम से कम एक, उससे ज्यादा भी चूज कर सकते हैं। ए ले सकते हैं, बी ले सकते हैं, सी, देखिए यहां से ए ले लिया, यहां से बी ले लिया, यहां से सी ले लिया, यहां से डी, यहां से ई। मतलब यही है कि कोई भी आप सेट्स का कलेक्शन बनाते हैं तो उसके अंदर से आप प्रत्येक सेट्स में से कम एक एलिमेंट चूज कर सकते हैं, इससे ज्यादा भी एलिमेंट आप चूज कर सकते हैं, कम से कम तो एक कर ही सकते हैं। यही है एक्सियम्स ऑफ चॉइस। आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और ये जो है कि कुख्यात इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कुख्यात इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको हम लोग बहुत डिटेल से, गहराई से, बारीकी से समझेंगे। रसल पैराडॉक्स, देख सकते हैं मैं चीजों को कितने अच्छे तरीके से लिख के रखता हूं ताकि आपको हर एक चीज समझ में आए। ये नोट्स आपको बार बार लिखना ना पड़े, क्योंकि अगर मैं बोल के चला जाऊं कि जो यहां पर लिखा हुआ है तो फिर आपको उसको हो सकता है लिखना पड़े, या फिर हो सकता है उसको आपको फिर से दोबारा रिकैप करके देखना पड़े, तो आपको उसमें समय चला जाएगा। आप मेरा वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, वही सफिशिएंट है। देखिए मैं यहां पर जो आया हूं इस उद्देश्य से आया हूं कि बच्चों का समय कम से कम लगे और बच्चों का भविष्य कम से कम समय में अच्छा से अच्छा बन जाए, ठीक है ना। नहीं तो आप एक ही एग्जाम को कितना बार देंगे, ठीक है ना। देखिए यहां पर बात को समझिएगा। रसल पैराडॉक्स, पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है सबसे पहले तो समझिए। रसल पैराडॉक्स समझने से पहले आप पैराडॉक्स क्या होता है वो समझिएगा। ऐसी चीजें जो ट्रू भी है और नहीं भी है, मतलब ऐसी चीजें जो ट्रू भी है और नहीं भी ट्रू है, उसी को हम लोग पैराडॉक्स कहते हैं। एग्जांपल से समझ लीजिए। एक एग्जांपल मैं यहां पर लिख रखा हूं, हाँ तो मैं एक एग्जांपल लिख रखा हूं, उस एग्जांपल को गौर कीजिएगा, ठीक है। हाँ ये जो एग्जांपल लिख रखा हूं, इस एग्जांपल को आपको बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है ना। पहले तो लिखा हूं कि ऐसी चीजें जो ट्रू भी है और नहीं भी ट्रू है। एग्जांपल में क्या है, मैं हर एक सेकंड बाद झूठ बोलता हूं। अगर मान के चलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं हर एक सेकंड बाद झूठ बोलता हूं, मैं अगर हर एक सेकंड बाद झूठ बोलता हूं तो जो मैं अभी बोला क्या ये सच है या झूठ है, क्योंकि मैं हर एक सेकंड बाद झूठ बोलता हूं। आप समझिए, अगर स्टेटमेंट में एग्जांपल दे रहा हूं रसल पैराडॉक्स को समझाने के लिए, सबसे पहले पैराडॉक्स समझा रहा हूं, तो मैं अगर कह रहा हूं कि मैं हर एक सेकंड बाद झूठ बोलता हूं, तो जो मैंने अभी स्टेटमेंट दिया तो वो भी तो हर एक सेकंड के अंतर्गत ही आ रहा है। तो हर एक सेकंड बाद मैं अगर झूठ बोलता हूं तो जो मैंने अभी स्टेटमेंट दिया, ये जो स्टेटमेंट है ये तब स्टेटमेंट झूठ होगा, है ना, कि मैं हर एक सेकंड बाद झूठ बोलता हूं, इसका मतलब वो स्टेटमेंट सच हो जाएगा। देखिए कंफ्यूज हो रहे हैं ना आप।
तो यही चीज है पैराडॉक्स। देखिए इसीलिए मैं इसको बहुत अच्छे से लिख के रखा हूं। मैं हर एक सेकंड बाद झूठ बोलता हूं। अब मेरे को ये बताओ, जो मैं अभी बोला क्या ये सच था या झूठ था? क्योंकि मैं खुद ही बोल रहा हूं कि हर एक सेकंड बाद मैं झूठ बोलता हूं। तो जो मैं अभी बोल के निकला ये स्टेटमेंट कि मैं हर एक सेकंड बाद झूठ बोलता हूं, तो ये स्टेटमेंट इसका मतलब झूठा है। अगर ये स्टेटमेंट झूठा है इसका मतलब मैं सच बोलता हूं। समझ पा रहे हैं? देखिए इसीलिए देखिए आप कंफ्यूज होंगे, इसीलिए मैं इसको बहुत डिटेल में लिख के रखा हूं। ठीक है, मैं हर एक सेकंड बाद झूठ बोलता हूं। अब मेरे को ये बताओ जो मैं अभी बोला क्या ये सच था या झूठ था? मैं हर एक सेकंड बाद झूठ बोलता हूं, ठीक है ना। ये स्टेटमेंट मैंने अभी दी, ये स्टेटमेंट मैंने अभी दिया, क्या ये स्टेटमेंट सच है या झूठ है? क्या कंक्लूजन निकालोगे? तो इसको बोलते हैं पैराडॉक्स, है ना। इसी को क्या बोलते हैं? पैराडॉक्स बोलते हैं। फिर से एक बार समझ लीजिए, मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं कि मैं हर एक सेकंड बाद झूठ बोलता हूं। अब मेरे को आपको बताना है कि जो मैं अभी बोला मैं हर एक सेकंड बाद झूठ बोलता हूं, तो जो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं तो क्या ये स्टेटमेंट सच है या झूठ है? आपको ये कंक्लूजन निकालना है। मैं हर एक सेकंड बाद झूठ बोलता हूं। अब मेरे को आप ये बताओ जो मैं अभी बोला ये सच था या झूठ था? क्योंकि मैं हर एक सेकंड बाद झूठ बोलता हूं, स्टेटमेंट को ही मैं बोल रहा हूं कि सुनिएगा, मैं बोल रहा हूं कि हर एक सेकंड बाद मैं झूठ बोलता हूं। तो जो मैं अभी बोला स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट तब झूठा हो जाएगा, है ना। तो अगर ये झूठा हुआ स्टेटमेंट, इसका मतलब इसका उल्टा विपरीत हो जाएगा, यानी कि सच्चा हो जाएगा। अगर सच्चा हुआ तो भी गड़बड़ है, क्योंकि फिर यहां पर कंफ्यूजन हो जाएगा। क्योंकि मैं अभी बोला मैंने आपसे कि मैं हर एक सेकंड बाद झूठ बोलता हूं, समझ रहे हैं? तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है पैराडॉक्स। मैं हर एक सेकंड बाद झूठ बोलता हूं। अब मेरे को आपको बताना है जो मैं अभी बोला क्या ये सच था या झूठ था? मैं हर एक सेकंड बाद झूठ बोलता हूं, ये स्टेटमेंट मैंने अभी दिया, क्या ये स्टेटमेंट सच है या झूठ है? क्या कंक्लूजन निकालोगे? तो इसी को बोलते हैं पैराडॉक्स। आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी। हाँ, नोट में क्या है इसका मतलब, अगर मैं सच में झूठ बोल रहा हूं, अगर मैं सच में झूठ बोल रहा हूं, है ना, अगर मैं सच में झूठ बोल रहा हूं, अगर मैं झूठ तो बोल रहा हूं लेकिन वो सच में झूठ बोल रहा हूं इस सेकंड में, तब स्टेटमेंट जो है वो झूठी हो जाएगी। कैसे? क्योंकि मैं हर एक सेकंड बाद झूठ बोलता हूं, ये मैंने पहले बोल रखा है। और अगर मैं सच में झूठ बोल रहा हूं, झूठ भी सच की तरह, अगर मैं सच में झूठ बोल रहा हूं तो उस केस में जो स्टेटमेंट है वो झूठी हो जाएगी। क्योंकि स्टेटमेंट मैंने क्या दे रखा है कि मैं हर एक सेकंड बाद झूठ बोलता हूं, है ना। स्टेटमेंट जो है वो झूठी हो जाएगी, यानी कि मैं हर एक सेकंड बाद झूठ नहीं बोलता, है ना। स्टेटमेंट अगर झूठी हो जा रही है, देखिए मैं अगर सच में झूठ बोलता हूं, अगर मैं सच में झूठ बोलता हूं तो इसका मतलब स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? झूठा हो जाएगा, है ना। अगर स्टेटमेंट झूठा हो जाएगा इस सेकंड में, तो यानी कि मैं हर एक सेकंड बाद झूठ नहीं बोलता हूं, सच हो जाएगा। तो यहां पर कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है ना। तो अगर मैं सच में बोलता हूं तो हर एक सेकंड बाद मैं झूठ बोलता हूं, है ना। अगर मैं सच बोलता हूं, अगर मैं मान लीजिए सच बोलता हूं तो हर एक सेकंड बाद मैं झूठ बोलता हूं, क्योंकि मैंने पहले ही स्टेटमेंट दे रखा है कि मैं हर एक सेकंड बाद झूठ बोलता हूं। अगर मैं सच बोलता हूं, अभी अगर सच बोलता हुआ हूं तो इसका मतलब मैं झूठ बोलता हूं, क्योंकि सच तो मैं बोलता नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हर एक सेकंड बाद मैं झूठ बोलता हूं। तो ये पूरा कंक्लूजन है, ठीक है ना। इसका मतलब कि जो मैं अब बोला वो भी झूठ है, जो मैंने अभी बोला वो भी झूठ है, ठीक है ना। मतलब ये कंफ्यूजन है। इस तरीके की जो कंफ्यूजन्स आती है उसी को हम लोग बोलते हैं पैराडॉक्स। और इसी पैराडॉक्स को हम लोग मैथमेटिकल स्ट्रक्चर में समझेंगे। रसल ने एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर दिया है, उसी को हम लोग समझेंगे। और इसी पैराडॉक्स को सेट्स में कन्वर्ट करके उन्होंने दिया है, इसीलिए उसको रसल पैराडॉक्स कहते हैं। देखिए रसल्स पैराडॉक्स इन मैथमेटिकल फॉर्म। तो रसल पैराडॉक्स समझेंगे हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में। अगर कहीं पर वो स्टेटमेंट्स वगैरह समझने में दिक्कत हुआ होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। रसल पैराडॉक्स इन मैथमेटिकल फॉर्म कहता क्या है कि मान के चलिए, यहां पर ध्यान दीजिएगा, अभी हमने क्या पढ़ा था? एक्सियोम्स ऑफ रेगुलरिटी। एक्सियोम्स ऑफ रेगुलरिटी ये कहता है कि कोई भी सेट अपने अंदर बिलोंग नहीं करेगा, कोई भी सेट अपने अंदर बिलोंग नहीं करेगा, यानी कि ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए।
तो मान के चलिए यहां पर आप समझिएगा, तो यहां पर मान के आपको चलना है क्या, देखिए रसल ने जो पैराडॉक्स दिया है, जो पैराडॉक्स रसल ने डिस्कवर किया उसको रसल पैराडॉक्स कहते हैं। मान के चलिए यहां पर ए कोई सेट है, अगर ए सेट होगा तो उसके अंदर कुछ ना कुछ तो एलिमेंट्स होगा, तो एक्स टाइप के एलिमेंट है और वो एक्स टाइप का एलिमेंट खुद एक सेट है। ऑब्वियस सी बात है, कोई सेट के अंदर तो सेट आ ही सकता है ना, क्योंकि सेट को हम लोग एलिमेंट की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं, इसको मैंने प्रीवियस क्लासेस में ही बता रखा है आपको। तो अगर ए कोई सेट है तो एक्स इसका सेट है, इसके अंदर का एलिमेंट है, मतलब ए कोई सेट है तो इसके अंदर एक सेट आ ही सकता है एक्स, या इसके अलावा बहुत सारे सेट्स आ ही सकते हैं। मतलब यहां पर जो ए है वो कलेक्शन ऑफ ऑल सेट्स बनने जा रहा है। सच दैट इस प्रकार से चूंकि एक्स सेट है, चूंकि एक्स सेट है तो हमने पढ़ा है एक्सियम्स ऑफ रेगुलरिटी से, अगर कोई सेट है तो वो खुद का एलिमेंट नहीं हो सकता है या फिर वो खुद में बिलोंग नहीं कर सकता है। सच दैट अगर एक्स सेट है तो एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू एक्स, यहां से तो क्लियर है। अच्छा, यहां पर जो हम ए बना रहे हैं जो कि सेट है, यहां पर सेट ऑफ ऑल सेट्स हो रहा है। ये एक्स टाइप का जो यहां पर सेट्स एक्स टाइप का जो एलिमेंट हम लोग ले रहे हैं वो एक्स टाइप का एलिमेंट सेट्स है, तो यहां पर क्या बन रहा है, सेट ऑफ ऑल सेट्स, या फिर इसी को लिख सकते हैं कलेक्शन ऑफ ऑल सेट्स। ये है क्या, कलेक्शन ऑफ ऑल सेट्स, कलेक्ट कर रहे सेट्स को कलेक्ट कर करके एक नया सेट बना रहे हैं, यानी कि कहने का मतलब कुल मिला के ये एक प्रकार का सेट है। सेट मतलब ए के अंदर बहुत तरीके का सेट्स है, बहुत तरीके का सेट्स है, ठीक है ना, ढेर सारे सेट्स है, ऐसा कह सकते हैं। इसका मतलब ए इज ए सेट। अच्छा, ये तो कंफर्म हो गया हम लोगों को कि ए एक सेट है, और ए सेट है और वो सेट किसका है, कलेक्शन ऑफ ऑल सेट्स का सेट है, ठीक है। चूंकि ए एक सेट है तो एक्सियम्स ऑफ रेगुलरिटी से कह सकते हैं कि ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए बाय एक्सियम्स ऑफ रेगुलरिटी। अच्छा, बाय डेफिनेशन ऑफ ए का डेफिनेशन क्या है कि x इज अ सेट सच दैट x डज नॉट बिलोंग्स टू x, ये दिया हुआ है ना। बाय द डेफिनेशन, ये ऊपर वाला डेफिनेशन को यहां पर हम लोग लिख लिए हैं, यहां पर ऊपर वाला डेफिनेशन को यहां पर लिख लिए, बाय द डेफिनेशन ऑफ a इक्वल्स टू x इज अ सेट सच दैट x डज नॉट बिलोंग्स टू x, ठीक है। अच्छा, यहां पर एक बात को हम लोग को समझना जरूरी है। देखिए, अगर a सेट है, अगर a सेट है और इसमें x टाइप के एलिमेंट्स आ रहे हैं और वो x टाइप के एलिमेंट्स अगर सेट है तो एक्सियम्स ऑफ रेगुलरिटी से x डज नॉट बिलोंग्स टू x है। ऑब्वियस बात, यहां तक समझ गए। अब a अगर एक सेट है, ठीक है, और इसके अंदर कैसे एलिमेंट्स आ रहे हैं, इसके अंदर x टाइप के एलिमेंट्स आ रहे हैं जो कि खुद में एक सेट है, और चूंकि अभी अभी मैंने पढ़ा कि a एक सेट है तो यहां पर x टाइप का एलिमेंट कैसा है, सेट है, तो यहां पर a तो लिख ही सकते हैं, है ना, बाय द डेफिनेशन ऑफ दिस, है ना। तो a के अंदर कैसे एलिमेंट्स है, तो सेट टाइप के एलिमेंट्स है, यहां पर सेट ही एलिमेंट की तरह वर्क कर रहा है, तो a के अंदर मैंने एक a सेट टाइप का एलिमेंट वर्क करा दिया, है ना। जैसे यहां पर x टाइप के एलिमेंट है जो कि सेट है खुद में, और यहां पर देखा मैंने कि a एक सेट है, इसीलिए a के अंदर a आ जाएगा, क्योंकि a सेट जो है वो a टाइप के एलिमेंट्स, वो यहां पर सेट्स को एलिमेंट की तरह ट्रीट कर रहा है। मतलब a में कैसे एलिमेंट्स है, इस a में कैसे एलिमेंट्स है, इस a में सेट टाइप के एलिमेंट्स है ना। मतलब यहां पर देखिए a में कैसे एलिमेंट्स है, x टाइप के एलिमेंट्स है, और वो x टाइप के एलिमेंट क्या है, सेट है, और चूंकि यहां पर a सेट है इसीलिए यहां पर इसके अंदर तो a लिख ही सकते हैं, सच दैट a डज नॉट बिलोंग्स टू a। क्यों, क्योंकि आपको मालूम है अगर a सेट है, आपको क्या मालूम है कि a अगर सेट है, एक मिनट कलर चेंज कर लेता हूं, आपको ये मालूम है कि अगर a सेट है बाबू, अगर a सेट है, ठीक है, तो इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स आ रहा है वो सेट से आ रहा है ना, वो एलिमेंट सेट से आ रहा है, और चूंकि a यहां पर सेट है तो बाय एक्सियम्स ऑफ रेगुलरिटी से कह सकते हैं कि a डज नॉट बिलोंग्स टू a। अगर ऐसा है तो यहां तक तो क्लियर हो गया, यहां तक तो क्लियर हो गया। अब जरा समझिए, a के अंदर a आ गया, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि a बिलोंग्स टू a, a बिलोंग्स टू a कह सकते हैं ना, क्लियर है कॉन्सेप्ट, a बिलोंग्स टू a कह सकते हैं, है ना। और हम लोग लेके कहां से चले थे, हम लोग लेके चले थे a डज नॉट बिलोंग्स टू a, और हम लोग को मिल गया a बिलोंग्स टू a। उसी प्रकार से पैराडॉक्स की तरह, मैं सच में झूठ, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं
हर एक सेकंड बाद, तो क्या मैं सच में झूठ बोल रहा हूं? है ना? मैं अगर हर एक सेकंड बाद झूठ बोलता हूं तो क्या मैंने जो अभी स्टेटमेंट दिया, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? मतलब ये कि मैं हर एक सेकंड बाद मैं अगर स्टेटमेंट दे रहा हूं, सुनो, अगर मैं कहता हूं कि मैं हर एक सेकंड बाद झूठ बोलता हूं, तो क्या ये स्टेटमेंट सच है या झूठ है? क्योंकि मैं हर एक सेकंड बाद झूठ बोलता हूं, तो ये स्टेटमेंट पर आप थोड़ा नजर रखो, क्या ये स्टेटमेंट सच में झूठ है या फिर सच में या फिर झूठ है? मतलब समझ लीजिए, मैं कहता हूं कि हर एक सेकंड बाद मैं झूठ बोलता हूं, मैं हर एक सेकंड बाद झूठ बोलता हूं, तो ये स्टेटमेंट खुद में तो झूठा हो गया ना। इसका मतलब इसका ऑपोजिट मैं सच बोलता हूं, तो फिर मैं कैसे कंक्लूजन निकालूंगा कि मैं सच बोलता हूं, क्योंकि ये स्टेटमेंट ही खुद में जो है कि झूठा है। तो यही जो कंफ्यूजन क्रिएट होता है, इसी को तो बोलते हैं पैराडॉक्स। तो यहां पर भी वही कंफ्यूजन क्रिएट हुआ कि ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए, और यहां पर ए बिलोंग्स टू ए कर गया। तो यहां पर एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आ गया, ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए था और ए बिलोंग्स टू ए हो गया। तो इसी कंफ्यूजन को ही तो रसल पैराडॉक्स कहते हैं। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, बताइए, है ना? क्लियर हो रहा? तो कंक्लूजन ये निकला कि फ्रॉम ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए था, बट वी गेट ए बिलोंग्स टू ए हो गया। फ्रॉम दिस इक्वेशन, ये दोनों से वी गेट कंफ्यूजन। यहां पर हम लोग कंफ्यूजन मिल गया, एक बार कहता है कि बिलोंग कर रहा है, बिलोंग नहीं कर रहा है, एक बार कहता है बिलोंग कर गया। तो ये एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, एंड दिस कंफ्यूजन इज कॉल्ड रसल पैराडॉक्स इन दी मैथमेटिकल और इन दिस सेट थ्योरी मैनर। तो सेट थ्योरी मैनर में जो है कि रसल ने अपना पैराडॉक्स दिया, इसीलिए उसको रसल पैराडॉक्स कहते हैं। और ये देखिए सेट थ्योरी में यही रसल का पैराडॉक्स है, ठीक है ना? आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी। देखिए कुछ और एग्जांपल्स हम लोग कंसीडर करते हैं, ठीक है? ए बराबर कलेक्शन ऑफ ऑल सेट्स। ए में कैसे एलिमेंट्स थे? कलेक्शन ऑफ ऑल सेट्स थे। तो ए इज ए सेट, ठीक है? ए इज ए सेट और ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अगर ए में कैसे एलिमेंट्स है? तो कलेक्शन ऑफ ऑल सेट्स। तो चूंकि ए खुद में सेट है, इसीलिए ए के अंदर ए आ सकता है, और अगर ए सेट है तो ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए होगा। क्यों? क्योंकि बाय द एक्सियोम्स ऑफ रेगुलरिटी। और यहां से हम लोग देख सकते हैं क्या कि ए जो है ए के अंदर है, इसका मतलब यहां पर क्या हो रहा है कि ए बिलोंग्स टू ए, दिस इंप्लाइज दैट कि ए बिलोंग कर गया ए में। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? कंक्लूजन क्या आ रहा है? देयर इज नो सेट। तो यहां पर तो हम लोग ये कंक्लूजन निकाले कि ए में बिलोंग कर गया, लेकिन क्या ऐसा संभव है कि कोई भी सेट खुद के अंदर हो सकता है? नहीं हो सकता है। कोई भी सेट मतलब खुद के अंदर बिलोंग कर सकता है? नहीं कर सकता है, बाय द एक्सियोम्स ऑफ रेगुलरिटी। तो यहां पर एक कंक्लूजन निकल रहा है, देयर इज नो सेट, ऐसा कोई सेट नहीं होगा विच कंटेन्स ऑल सेट्स, है ना? तो यहां पर बातों को समझना होगा, ठीक है ना? ये ऐसा क्यों आ पाया? ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए होता है बाय द एक्सियोम्स ऑफ रेगुलरिटी, लेकिन ए बिलोंग कर गया ए में, ऐसा क्यों हो पाया? ऐसा इसीलिए हो पाया क्योंकि हमने जो एज्यूम किया है, हमने क्या एज्यूम किया है कि सेट ए में सभी जो है कि सेट्स का कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ ऑल सेट्स, है ना? सेट ए में कैसे है? तो कलेक्शन ऑफ ऑल सेट्स, कलेक्शन ऑफ ऑल सेट्स। हमने यही ना एज्यूम किया है। हमने एज्यूम क्या किया है कि ए बराबर कलेक्शन ऑफ ऑल सेट्स, ए सेट के अंदर सभी सेट्स का कलेक्शन है, ऐसा हमने मान के चला है। इसीलिए ए बिलोंग्स टू ए ऐसा आ गया, जो कि गलत है, क्योंकि इसको कॉन्ट्राडिक्ट करता है एक्सियोम्स ऑफ रेगुलरिटी। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम लोग जो मान के चल रहे हैं कि ए बराबर कलेक्शन ऑफ ऑल सेट्स, यही गलत है, यही एज्यूम्शन हमारा गलत है। इसीलिए कंक्लूजन ये निकल रहा है कि ऐसा कोई सेट नहीं होगा जिसमें सभी सेट्स का कलेक्शन हो। देयर इज नो सेट विच कंटेन्स ऑल सेट्स। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट है ए बराबर, ए में कैसे एलिमेंट्स है? एक्स इज ए सेट टाइप के एलिमेंट्स है, सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू एक्स करेगा, क्योंकि एक्स अगर सेट है तो बाय एक्सियोम्स ऑफ रेगुलरिटी एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू एक्स होगा। अच्छा, एक और एग्जांपल देखिए इसी को मदद से। अगर ए में 1 है, 2 है, 3 है, 3 एलिमेंट्स है, ठीक है? एक एग्जांपल से हम आपको क्लियर कर देते हैं। अगर मान के चलिए ए में
अगर मान के चलिए ए में, हाँ 1 है 2 है 3 है, 1 भी एक प्रकार का सिंगलटन सेट है, 2 भी है 3 भी है, सब सेट है सिंगलटन। तो ए इज ए सेट, तो ए के अंदर कैसा कलेक्शन आ गया, सेट्स के कलेक्शन आ गया। तो ऑब्वियस सी बात है ए में बिलोंग नहीं करेगा। मैं क्या कह रहा हूं, ए में बिलोंग नहीं करेगा। ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए बाय एग्जाम्स ऑफ रेगुलरिटी। ठीक है, अच्छा ये क्यों हो रहा है ऐसा, ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए क्यों ऐसा हो गया, तो इसको प्रूफ करते आइए। क्योंकि ए में आप मान लेते, चलिए हम मान लेते कि ए में स्मॉल ए में जो है कि 1 सेट है, 2 सेट है, 3 सेट है, सिंगलटन सेट। लेकिन क्या आप समझिएगा, लेकिन क्या ए में ये पूरा आ सकता है, ये पूरा सेट आ सकता है, ए में पूरा सेट ये आ सकता है। हम कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, क्या ए में पूरा ये सेट आ सकता है, नहीं आ सकता है। क्या ये ए पूरा उठ करके ए के अंदर आ जाएगा, 1 2 3 ये पूरा ए उठ करके क्या ए के अंदर आ जाएगा, नहीं आएगा। इसीलिए ए डज नॉट इक्वल्स टू 1 2 3 तो होगा ए में, लेकिन 1 2 3 का जो सेट है वो नहीं होगा। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, देयरफॉर ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ये प्रूफ हो गया। हम लोग न्यूमेरिकली भी इसको प्रूफ कर दिए। आई होप अब आपको बातें समझ में आ गई होंगी। आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहां से हम लोग क्या कह सकते हैं, बाय डेफिनेशन ए बराबर, डेफिनेशन में हम लोग क्या मान के चले थे कि x इज ए सेट मान के चले थे, सच दैट x डज नॉट बिलोंग्स टू x बाय द एग्जाम्स ऑफ रेगुलरिटी। अगर x सेट है तो वो x में बिलोंग नहीं करेगा बाय द एग्जाम्स ऑफ रेगुलरिटी। तो दैट इज ए में कैसे एलिमेंट्स है, अगर मान लीजिए ए एक सेट है तो इसमें कैसे कलेक्शन ले रहे हैं, सेट ऑफ ऑल कलेक्शन ले रहे थे, x इज ए सेट टाइप का, तो ए इज ए सेट ले रहे थे। क्योंकि अगर ए सेट है तो x इज ए सेट आ रहा है, क्योंकि x को एलिमेंट माने थे, बाय द डेफिनेशन मान के चले थे। तो हम लोग ए भी तो सेट माने हुए ना, तो इसका मतलब ए भी इसके अंदर आना चाहिए, ए भी इसके अंदर आना चाहिए। अच्छा, ए तब सेट हो गया, अगर ए सेट है तो ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए होगा बाय द एग्जाम्स ऑफ रेगुलरिटी। लेकिन यहां से देख पा रहे कि ए के अंदर घुस गया तो ए बिलोंग्स टू ए हो गया। तो ऐसा तो संभव ही नहीं है कि ए में आ जाए, कोई भी सेट खुद में बिलोंग कर जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल बाय एग्जाम्स ऑफ रेगुलरिटी। देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं क्या कि बट वी हैव कंफ्यूजन, हम लोग को मिल रहा है कंफ्यूजन। ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए लेके चल रहा है और ए बिलोंग्स टू ए आ जा रहा है। इसी को कहते हैं कॉल्ड रसल पैराडॉक्स, इसी को रसल पैराडॉक्स कहते हैं बाय द फॉर्म ऑफ सेट, है ना, सेट के फॉर्म में इसको हम लोग रसल पैराडॉक्स कहते हैं। आइए हम लोग और भी एग्जांपल्स देखते हैं। 1 कोई सेट है तो 1 में बिलोंग नहीं करेगा बाय एग्जाम्स ऑफ रेगुलरिटी, कोई भी सेट खुद में बिलोंग नहीं करेगा इसी वजह से। लेकिन इस ओनली 1 क्योंकि इसका एलिमेंट है, ये एक सेट है और ये 1 सिर्फ ओनली 1 एक एलिमेंट है, तो 1 बिलोंग कर जाएगा सेट 1 में, है ना, सिंगलटन सेट 1 में। तो सिंस 1 इज सेट, यहां पर बेट नहीं होगा, यहां पर गलती से लिख दिया है, चलिए यहां पर सेट होगा, बेट नहीं होगा। 1 इज सेट एंड 1 डज नॉट बिलोंग्स टू 1। 1 क्या हो गया, एक प्रकार का सेट है, और यहां पर 1 डज नॉट बिलोंग्स टू 1 बाय इक्वेशन 1, है ना, ये इक्वेशन 1 मान लीजिए बाय इक्वेशन 1, है ना, इसको इक्वेशन 1 मान सकते हैं कि 1 में बिलोंग नहीं करेगा बाय एग्जाम्स ऑफ रेगुलरिटी। बाय डेफिनेशन ऑफ, वो जो डेफिनेशन था हम लोग माने थे कि ए में कैसे एलिमेंट्स आएंगे, एक्स इज ए सेट टाइप के एलिमेंट्स आएंगे, और वो जो सेट है वो एलिमेंट की तरह ट्रीट होगा। चूंकि एक्स सेट है बाय द एग्जाम्स ऑफ रेगुलरिटी लगा सकते हैं, इसी वजह से एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू एक्स होगा। फ्रॉम इक्वेशन 1, ये आप इक्वेशन 1 मान लीजिए यहां पर, है ना। फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लोग इक्वेशन 1 से क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 में देखिए ध्यान दीजिएगा, 1 जो सेट है, 1 एक प्रकार का सेट है। 1 क्या है, ये सेट है, सेट में कैसे एलिमेंट्स आएंगे, देखिए यहां पर फ्रॉम इक्वेशन 1 नहीं होगा, इसको आप इक्वेशन ए मान लीजिए, ठीक है, मिस्टेक कर दिया भाई लिखने वालों ने, चलिए यहां पर इक्वेशन ए होगा, ठीक है ना। हालांकि कोई बात नहीं, बहुत मेहनत करते हैं, है ना, वे लोग भी, हम लोग, तभी तो हम लोग क्लास बहुत सुगम तरीके से चल पाती है ना। देखिए, तो इसको आप इक्वेशन ए मान लीजिए, स्मॉल ए मान लीजिए, क्या मान लीजिए, स्मॉल ए मान लीजिए, तो ज्यादा बेटर होगा। स्मॉल ए मान लीजिए, स्मॉल ए मान लीजिए, ठीक है, मान लिए। फ्रॉम इक्वेशन ए वी हैव, तो
तो इक्वेशन ए में क्या है, ए में एक्स टाइप का एलिमेंट्स है और एक्स सेट है, तो उसी प्रकार से वन जो है एक सेट है और उसमें भी फिर क्या होगा, वन टाइप का सेट होगा, वन टाइप का सेट होगा, है ना। और ये जो सेट होगा, चूंकि वन जो है सिंगलटन सेट है, इसी वजह से वन खुद में बिलोंग नहीं करेगा बाय द एक्सियम्स ऑफ रेगुलरिटी, ठीक है। अच्छा, यहां से हम लोग देख पा रहे हैं कि यहां पर देख लीजिए, ये येलो वाला और ये येलो वाला दोनों सेम है, यानी कि ये इसमें बिलोंग कर गया, यानी कि वन बिलोंग्स टू वन सेट, बिलोंग्स टू वन सेट। तो यहां से हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं, फिर से यहां पर कंट्राडिक्शन आ रहा है कि हम तो यहां से देख पा रहे हैं कि वन डज नॉट बिलोंग्स टू वन, और यहां पर देख पा रहे हैं वन बिलोंग्स टू वन। इसका मतलब हियर वी गेट कंफ्यूजन, यहां पर भी कंफ्यूजन क्रिएट हुआ कि वन बिलोंग्स टू वन हो जा रहा है और एक बार वन डज नॉट बिलोंग्स टू वन हो रहा है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रसल पैराडॉक्स, ठीक है ना, क्या कहते हैं, रसल पैराडॉक्स, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, वो रसल पैराडॉक्स कंप्लीट हो गया, ठीक ना, उसका कुछ एग्जांपल्स वगैरह आप लोगों को बताए, ठीक है ना। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है ना। लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, ए और बी में हम लोग का दो सेट्स है, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज डिफाइंड एज, अगर ए और बी दो सेट्स है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कैपिटल ए और कैपिटल बी दो सेट्स का कैसे डिफाइंड होता है, ध्यान दीजिएगा। ए क्रॉस बी, तो इसमें ए कमा बी ऑर्डर्ड पेयर का एलिमेंट आता है, और स्मॉल ए कैपिटल ए से आएगा, स्मॉल बी कैपिटल बी से आएगा। एक एग्जांपल कर ले तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। 1,2, ए में 1,2 है, बी में ए कमा बी कमा सी है, ए क्रॉस बी निकालना है तो 1 को पहले ए के साथ ले जाइए, 1, ए, फिर 1, बी, फिर 1, सी, फिर 2, ए, फिर 2, बी, फिर 2, सी, ठीक है ना। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का। अब बी क्रॉस ए का अलग हो जाएगा, पहले बी को देखिए फिर ए को देखिए, ए कमा 1 हो जाएगा, फिर ए कमा 2 हो जाएगा, फिर बी कमा 1 हो जाएगा, देखिए फिर बी कमा 2 हो जाएगा, फिर सी कमा 1 हो जाएगा, फिर सी कमा 2 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर और भी कुछ एग्जांपल्स चाहिए तो आप ले सकते हैं, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लिख करके आप लोगों को दिखा देता हूं, तो आपको बातें समझ में आ जाएंगी, ज्यादा आ जाएगा। मान लीजिए a बराबर 1 2 रहने दीजिए, और b बराबर आप ले लीजिए, b बराबर आप ले लीजिए 1 2 और 3 ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा बताइए, तो a क्रॉस b निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 1, 1 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा बताइए, तो 1, 2 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 1, 3 हो जाएगा, फिर 2, 1 हो जाएगा, फिर 2, 2 हो जाएगा, ठीक ना, फिर 2, 3 हो जाएगा, ठीक ना। इसका एक फिर उसका पूरा, इसका देखिए 1 को लिए इधर और 1, 1, 2, 1, 3, फिर 2, 1, 2, 2, 3 लिख दिए। फिर आप लिख सकते हैं क्या, हाँ हो तो गया, ए क्रॉस बी हो गया। अब फिर बी क्रॉस ए करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, तो बी क्रॉस ए में हो जाएगा, पहले देखिए बी को 1, 1, फिर क्या हो जाएगा 1, 2, देखिए 1, 1, 2 हो गया, फिर 2, 1, 2, 1 हो ना, फिर 2, 2 हो जाएगा, ठीक है 2, 2 हो जाएगा, फिर आपका 3, 1 और 3, 2, 3, 1 और 3, 2, ठीक है। इस प्रकार से पूरा होता है। और यहां पर देखिए कुछ अगर रिपीटेड है तो उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे, कुछ रिपीटेड तो नहीं ना है, नहीं सब सही है, ठीक है ना। 1, 2 और 2, 1 आपस में अलग होता है, ठीक ना। आई होप आपको बातें समझ में आ गई होंगी। आइए नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करते हैं। देखिए इसका मतलब यहां पर यह समझ में आया कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो आपस में बराबर नहीं है। इफ ए नॉट इक्वल्स टू बी, इसका मतलब यह कहना चाह रहा है कि यहां पर देखिए, यहां पर ए और बी आपस में बराबर नहीं था, ये इसका कार्डिनलिटी 2 था, इसका कार्डिनलिटी 3 था। तो अगर ए और बी आपस में बराबर नहीं है तो उस केस में ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट सेम नहीं होगा। अगर ए और बी बराबर होगा तो कार्टेशियन प्रोडक्ट सेम होगा, ठीक है ना। और एक बात, विशेष बात, ए क्रॉस बी का कार्डिनलिटी और ए का और बी का अलग अलग कार्डिनलिटी निकालेंगे तो सेम होगा। जैसे समझिएगा, देखिए इसका कार्डिनलिटी कितना 2 है, तो ए का कार्डिनलिटी है, ए का कार्डिनलिटी 2 है, बी का कार्डिनलिटी 3 है। तो वही बात है, ए क्रॉस बी अगर निकालिएगा, देखिए ए क्रॉस बी निकाले तो 1 2 3 4 5 6 आया ना कार्डिनलिटी। और फिर अगर आप अलग अलग निकालिएगा, ए क्रॉस बी
मतलब ए का कार्डिनलिटी बी का कार्डिनलिटी, तो ए का कार्डिनलिटी क्या है 2 है ना, और बी का कितना 3 है, तो 3 दूनी 6 है ना। तो वही चीज यहां पर बोला गया है कि ए क्रॉस बी का कार्डिनलिटी और ए और बी का कार्डिनलिटी अलग अलग सेम होता है। देखिए वही यहां पर कहा गया कि ए क्रॉस बी का और ए का और फिर बी का अलग अलग आपस में कार्डिनलिटी बराबर होता है, या फिर ए क्रॉस बी बोल लीजिए, या फिर बी क्रॉस ए का कार्डिनलिटी आपस में बराबर होता है। ठीक है, आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं एग्जाम्पल खुद से एज्यूम करके। कुछ नोट लिखा हूं मैं, उसको जरा ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये बाद में काम आएगा। n क्या है 1, 2, 3 डॉट 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 n आएगा, फिर n+1 आएगा, डॉट 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 चलते रहेगा। ठीक ना, इसी को सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स कहते हैं, वो तो आप जानते ही है। तो सर इतना क्यों किए, इसको तोड़े क्यों, n, n+1, तो आगे काम आएगा क्वेश्चंस बनाने में। ठीक है ना, तो तब समझ में ज्यादा आएगा। अब देखिए 1 से लेकर के सिर्फ n तक, इसको कहते हैं इनिशियल सेगमेंट ऑफ n नेचुरल नंबर्स। मतलब n नेचुरल नंबर का n तक अगर लिखा जाएगा तो उसको कहते हैं इनिशियल सेगमेंट ऑफ n नेचुरल नंबर्स। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी, है ना, और बहुत अच्छे तरीके से आ रही होंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 4 में। तब तक के लिए जोहार, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद। हम लोग जो है कि YouTube में मिल जाएंगे, गूगल प्ले स्टोर में एप्लीकेशन हम लोग का है, और साथ ही साथ व्हाट्सएप में भी मिल जाएंगे सेम नंबर से। ठीक है ना, तो बहुत बहुत थैंक यू। आप लोग जो है कि हम लोग को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, हम लोग भी इसी प्रकार से आप लोगों को सपोर्ट करते रहेंगे, और आप लोगों का एग्जाम को पूरा जो है कि फुलफिल करवाएंगे और पूरे अच्छे तरीके से पार लगाएंगे। चलिए तब तक के लिए जोहार बच्चों। आप सभी जो है कि अपने दोस्तों के बीच वीडियोस को शेयर कर सकते हैं, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहे। धन्यवाद।